तुम लखनऊ चली जाओ और ये सारे पेपर राज्यपाल को दे देना, वो तुम्हें शपथ दिलवाएंगे। एक चिट्ठी जिसमें सत्ता की चाबी थी, वो चिट्ठी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही यूपी की सरकार गिर गई। सियासत की इस मायावी चाल को कोई समझ नहीं पाया। रातों रात यूपी में बड़ा उलटफेर हो गया। भारत में पहली बार एक अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बन गई। मैं कुमारी मायावती विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, शुरुआत उस राजनीति की जिसका 26 सालों से एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, एक ही सुप्रीमो है, मायावती। गरीब और मजलूमों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है, तो इधर सात नाथ बैठे। आपको एक वोट ट्रांसफर होगा, आप एमपी और एमएलए चुनकर जाएंगे और आप लोग, आपके समाज के लोग पार्लियामेंट और असेंबली में चुनकर जाएंगे। तो आपको अपने समाज के हितों के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुमारी मायावती भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उस रोज दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में उस बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज दुनिया मायावती के नाम से जानती है। बच्ची का परिवार दिल्ली की एक झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में रहता था। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में इंद्रपुरी की झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। इंद्रपुरी के मकान नंबर C27 के इन 2 कमरों में ही गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव से आया पूरा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था प्रभुदास दयाल। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले प्रभुदास की 3 बेटियां और 6 बेटे थे। उनमें एक बेटी का नाम मायावती रखा गया। प्रभुदास मायावती को कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन दकियानूसी सोच में फंसकर वो भी बेटी बेटे में फर्क कर रहे थे। प्रभुदास ने बेटों को पब्लिक स्कूल में भेजा, जबकि बेटी मायावती का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया गया, जहां बच्चों की मुफ्त शिक्षा का इंतजाम था। एक तो दलित, फिर गरीब भी थी, ऐसे कोई खास पैसे भी नहीं थी, लड़की भी थी, और जिस परिवार में लड़के को थोड़ा फेवर करते गया उनके फादर, उनके बारे में वो ऑटोबायोग्राफी भी लिखा। तो ये सारे कुछ वो लड़के मिला उनको। मायावती ने स्कूल के दिनों में ही बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में पहली बार जाना। पिताजी, अगर मैं भी बाबा अंबेडकर की तरह अन्याय से लड़ूंगी तो क्या मेरी भी तारीफ होगी? क्या मेरा भी सम्मान होगा? बेशक तुम बाबा अंबेडकर जैसी बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? पहले तो तुम्हें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करनी होगी। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनना होगा। दिल्ली के इंद्रपुरी में जे कॉलोनी के इसी सरकारी स्कूल से मायावती की पढ़ाई शुरू हुई थी। मायावती पढ़ लिखकर जल्द से जल्द कलेक्टर बनना चाहती थी। इसी जुनून में मायावती ने 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही साल में पास कर ली। जब ने देखा कि कई अच्छा है स्टूडेंट, और 1-2 क्लास डबल प्रमोशन भी मिल गए उनको, और फिर उनको लगा जो मायावती IAS ऑफिसर बन सकते। हाँ, तो ये बहुत था जो रिजर्व कोटा में उनका IAS बन गया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद मायावती ने दिल्ली के इसी कालिंदी कॉलेज में दाखिला लिया। साल 1975 में मायावती ने कालिंदी कॉलेज से BA की पढ़ाई खत्म होने के बाद अगले ही साल B.Ed की परीक्षा भी पास कर ली और दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके के इसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ख्वाब कलेक्टर बनने का था,
मायावती दिन में स्कूल जाती और देर रात जागकर प्रशासनिक सेवा के इम्तिहान की तैयारी करती थी। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई भी शुरू कर दी। वो चुनौतियों से घिरी थी। उन्हीं दिनों मायावती की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिसने उनके सपने, उनकी जिंदगी का रुख ही पलट कर रख दिया। वो थे कांशीराम। मायावती को मायावती बनाने वाले कांशीराम थे, नहीं तो कुछ नहीं होती मायावती। कांशीराम 70 के दशक में जातिगत शोषण और भेदभाव के खिलाफ एक नए तरह के आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के सूत्रधार थे कांशीराम। पंजाब के रोपड़ के रहने वाले कांशीराम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी किया करते थे। इसके बाद उन्हें पुणे में DRDO की गोला बारूद की फैक्ट्री में लैब असिस्टेंट की नौकरी मिल गई थी। महाराष्ट्र में कांशीराम ने अनुसूचित जाति के अपने साथियों के साथ हो रहे भेदभाव और शोषण को करीब से देखा। कांशीराम खुद अनुसूचित जाति से थे और उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन कर सिख धर्म अपना लिया था। पूना के अंदर एम्यूनिशन फैक्ट्री थी, किरकी के अंदर, उसके अंदर दलितों पर अन्याय और अत्याचार, उनका शोषण हो रहा था। और यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर, रविदास की जयंती पर जो छुट्टियां थी उसको भी कैंसिल कर दी गई थी। और वहां से जब लोग मान्यवर कांशीराम के पास पहुंचे तो फिर मान्यवर ने कहा कि नहीं, इसकी लड़ाई तो ऐसे नहीं लड़ी जाएगी और हमको कर्मचारियों को इकट्ठा करके अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। 1973 में कांशीराम ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया। नाम रखा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी बामसेफ। दिल्ली में अक्सर बामसेफ के कार्यक्रम हुआ करते थे। स्कूल टीचर मायावती भी बामसेफ से जुड़ी हुई थी। मायावती टीचर थी स्कूल में दिल्ली में, और जगह जगह टीचर्स के इशू पे, दलितों के इश्यूज पे खासतौर से बोलती थी, बड़े एग्रेसिव तरीके से। इस कबड्डी सीजन घर बैठे पहचानो और जीतो ABP न्यूज के साथ। साल 1977 की एक घटना ने मायावती को अचानक सुर्खियों में ला दिया। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार चल रहा था। सेमिनार में उस समय के दिग्गज नेता राजनारायण भी पहुंचे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था। तत्कालीन जनता सरकार में मंत्री राजनारायण ने मंच पर भाषण देना शुरू किया, लेकिन वो अनुसूचित जाति के लिए बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। साथियों, सदियों से हमारे देश में जातिगत पक्षपात होता आया है और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए। मायावती राजनारायण का भाषण सुनकर गुस्से से भड़क उठी। मायावती अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ थी। राजनारायण के भाषण से बौखलाई मायावती ने देर नहीं की। वो मंच पर आ गई और राजनारायण समेत पूरे सिस्टम पर बरस पड़ी। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक जाति व्यवस्था को बनाए रखा है और दूसरी ओर उन्हीं के खिलाफ लड़ने का ढोंग भी करते हैं। भरी सभा में राजनारायण को जवाब देकर 21 साल की मायावती चर्चा में आ गई। तो उस समय उनकी लीडर तूती बोलती थी, उनको रोक करके प्रतिकार किया था उस शब्द का, हरिजन शब्द का। तो वो तेवर मान्यवर कांशीराम ने देखे। उन्होंने फंक्शन खत्म होने के बाद पता किया कि ये लड़की कौन है। तो बोला कि नहीं, इससे मुझे बात करनी है। तो वो बताती थी मायावती कि कांशीराम जी मेरे घर आए। नमस्कार मैडम। अरे आप इतनी रात में? जी, दरअसल कांशीराम जी आपसे मिलना चाहते थे। आइए सर। आइए, अंदर आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते।
खूब सारी किताबें पढ़ने में व्यस्त लग रही हो आजकल। वैसे ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके करना क्या चाहती हो तुम? मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। ये करके मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समुदाय की सेवा कर सकूं। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। देखो, दलितों के लिए तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी भावना, तुम्हारा समर्पण और ऐसे बहुत से गुण मेरी नजर में आए हैं। एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी राजनेता बना सकता हूं। तब ये एक नहीं, ढेरों कलेक्टर ऑफिसर लाइन लगाए, फाइल हाथ में लिए तुम्हारे आदेश का इंतजार करें। तब होगी सच्चे अर्थों में अपने समुदाय की सेवा और दलितों के लिए कुछ काम कर सकोगे। और वही किया। जब वो बना दिया था उन्होंने, तो काशीराम जी ने खुद कहा कि ये मुझसे कहती थी कि मैं डीएम बनना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें सीएम बना दिया, तुम्हारे चारों तरफ डीएम घूमते हैं। ये पब्लिकली उन्होंने भाषण में कह दिया था। काशीराम से इस मुलाकात के बाद मायावती की जिंदगी का लक्ष्य बदल गया। मायावती ने आईएएस बनने का इरादा छोड़ दिया। मायावती ने परिवार के विरोध के बावजूद काशीराम के राजनीतिक संघर्ष में अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। अगर तुमने राजनेता बनने की ठान ही ली है तो कम से कम कांग्रेस जैसी जिमी जुमाई पार्टी में शामिल होना चाहिए। अरे उनके पास साधन है, एक राष्ट्रीय चेहरा है। काशीराम के साथ रहकर तुम एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकती। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आईएएस परीक्षा की तैयारी जारी नहीं रखी, काशीराम जी का साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। पिता से बढ़ते टकराव के बीच मायावती ने घर छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मायावती बामसेफ के दफ्तर में रहने लगी, जो दिल्ली के करोल बाग में था। मायावती को रेगुलर इनके फंक्शंस में, इनके जो बामसेफ के फंक्शंस होते थे, सम्मेलन होते थे, उसमें बुलाते थे। और यंग एग्रेसिव टीचर थी, तो और फिर वो धीमे धीमे उनके बहुत क्लोज हो गई। काशीराम के साथ मायावती के संबंध को लेकर कई तरह की चर्चा थी, जिनका खंडन करते हुए मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे अलग से लिए कमरे में अपने भाई को साथ लेकर रह सकती हैं, क्योंकि मिशन के काम के तहत मैं तो अक्सर बाहर ही रहता हूँ। लेकिन जब मैं उस कमरे में रहने लगी तो गंदी मानसिकता वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने मेरे और मान्यवर काशीराम जी के बारे में ओछी बातें शुरू कर दी। इससे मैं बड़ी परेशान हुई और मैंने काशीराम जी से कहा कि मेरे पास अपनी नौकरी का 7 साल का जो पैसा जमा है, उससे एक छोटा सा मकान खरीद कर अलग रह लेती हूँ। अंततः मैंने उन पैसों से एक मकान खरीदा और बाद में अलग रहने लगी। 80 के दशक में देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में ही गिर गई थी। ऐसे राजनीतिक हालात के बीच 1981 में काशीराम ने एक जनमंच की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी DS4। तिलक तराजू और तलवार। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। काशीराम का यह संगठन इसी उत्तेजक नारे पर टिका था। कहा यह जा रहा था कि अगर ऊंची जातियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे सब दलित शोषित समाज का हिस्सा हैं। DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 6 दिसंबर 1981 को बनाया, जिससे उन्होंने मिरेकल ऑफ 2 फीट्स और 2 व्हील्स, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से कोहिमा तक उन्होंने साइकिल रैली निकाली 3000 किलोमीटर की। DS4 ने उत्तर भारत के राज्य यूपी, MP, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों पर फोकस किया था।